क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुलिस वाला अपने ही साथी की हत्या कर सकता है? आज की इस चौंकाने वाली कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे ओडिशा का एक हेड कांस्टेबल अपनी पत्नी की तलाश में था, जबकि उसकी लाश उसकी अपनी गाड़ी की डिक्की में रखी हुई थी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब पुलिस को पता चला कि यह दूसरी हत्या है, तो पूरा मामला एकदम पलट गया। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों ओडिशा पुलिस को अपने ही साथी को ढूंढने में 7 से 8 दिन लग गए? यह हेड कांस्टेबल पहले एक अन्य महिला पुलिसकर्मी से प्यार करता था, उसके साथ शादी की और फिर 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया। लेकिन शादी के बाद उसे डर था कि समाज उसे क्या कहेगा। वो अपनी शादी को छुपाता रहा और फिर एक पुलिसिया दिमाग ने अपने ही साथी को बेरहमी से मार डाला, ये सोचकर कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी। अगर उसकी एक छोटी सी गलती न होती तो भुवनेश्वर पुलिस उस जंगल तक नहीं पहुंचती, उस कातिल तक नहीं पहुंचती। हर रहस्य, हर हत्या, हर साजिश यहाँ खुलती है ट्रू क्राइम इंडिया पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई आपके सामने आने वाली है। क्या है इस कहानी के पीछे का सच? सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला देगी। जब पुलिस को लगा कि मामला सुलझ गया है, तभी एक गवाह ने पूरी कहानी को एकदम बदल दिया। पुलिस वाले हैरान रह गए कि जिनके साथ वे टिफिन में खाना खाते थे, वही एक सीरियल किलर बन गया था। दीपक ने पुलिसिया दिमाग का जिक्र किया, और यह सच है। एक आम अपराधी को नहीं पता होता कि पुलिस कहां और कैसे जांच कर सकती है, लेकिन यह पुलिस वाला जानता था कि उसने हत्या की है और उसे अपने साथियों से बचना है ताकि हत्या का रहस्य कभी न खुल सके। वह अपनी चालाकी से पुलिस की आंखों के सामने लाश को छुपाता रहा। एक दिन वह लाश पुलिस वालों के साथ यात्रा करती है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती और उन्हें उस महिला कांस्टेबल को खोजने में लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं। ये तस्वीर देखिए, यह है शुभमित्रा साहू, 25 साल की ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, जो अचानक 6 सितंबर को लापता हो जाती है। हर दिन की तरह वह सुबह 6 बजे ड्यूटी पर निकलती थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सच्चाई जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। ऑफिस में काम करने वाली एक महिला शुभमित्रा साहू अपने घर पर बात कर रही थी। तभी अचानक उसे एक कॉल आती है और वो उस कॉल को रिसीव करके कहीं चली जाती है। इसके बाद न तो उसका फोन मिलता है और न ही पुलिस को उसकी कोई जानकारी मिलती है। शुभमित्रा अचानक गायब हो जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं। परिवार को चिंता होने लगती है कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। जब फोन किया जाता है तो पता चलता है कि उसका फोन ऑफिस में पड़ा हुआ है। कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी लापता है। पुलिस तुरंत सभी जानकारी जुटाने लगती है। उन्हें पता चलता है कि शुभमित्रा अपने ऑफिस आई थी, काम किया और फिर अचानक फोन रिसीव करके चली गई। पुलिस ने उसका फोन भी लिया और उसकी जांच शुरू की। आसपास के इलाके की भी जांच की गई, लेकिन पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया, लेकिन कोई भी नया सुराग नहीं मिला। अब पुलिस को शक होता है कि शायद शुभमित्रा का अपहरण हो गया है या वो खुद कहीं चली गई है। इस वजह से पुलिस ने एक विज्ञापन जारी किया। एक पैम्फलेट तैयार किया गया जिसमें शुभमित्रा का नाम, उम्र, रंग, हाइट जैसी जानकारी दी गई। साथ ही जो कोई भी इस मामले में जानकारी देगा उसे 25,000 रुपए का इनाम देने की बात कही गई। पुलिस ने बताया कि जब शुभमित्रा आखिरी बार देखी गई थी, तब उसने बैंगनी रंग का कपड़ा पहना हुआ था। आसपास के थानों को भी सूचित किया गया कि एक महिला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल गायब है। कुछ दिन बाद पुलिस को अचानक एक जानकारी मिलती है। वो जानकारी उन्हें भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर दूर क्योंझर जिले के घने जंगलों में ले जाती है। पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि किसी हॉरर फिल्म में हो। वो पहुंचती है उस जंगल में जहां दीपक ने जो तस्वीर दिखाई थी वही है, और ओह, वहां जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही है। क्या पता चलता है? एक महिला की लाश, बुरी तरह से क्षत विक्षत, बिल्कुल सड़ती हुई हालत में। क्या बुरा दृश्य है यार। जब पुलिस ने पहली बार कपड़ों पर नजर डाली तो वो बैंगनी रंग के कपड़े देखकर चौंक गई। हाइट का भी अंदाजा लगाया गया, और जैसे ही उन्होंने पुष्टि की, तुरंत शुभमित्रा साहू के माँ बाप को बुलाया गया। कृपया पहचाने, ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में डर और चिंता थी। और जब पेरेंट्स ने अपनी बेटी की पहचान की तो सबके दिलों में जैसे एक ठनका सा हुआ। जो मिसिंग गर्ल के नाम से मशहूर थी, उसकी लाश अब मिल चुकी थी और मामला अब मर्डर केस बन चुका था। अब पुलिस की पूरी टीम एकदम सतर्क हो गई। जैसे ही उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में ये जानने की कोशिश की कि कौन कौन शुभमित्रा के करीब था, वो फुल स्पीड में काम करने लगे। पड़ोसियों से लेकर संभावित बॉयफ्रेंड्स तक सबकी जांच शुरू कर दी। और तब उन्हें पता चला कि दीपक राउत नाम का एक शख्स
जो ओडिशा में पुलिस कांस्टेबल था, का शुभ मित्रा से कुछ नजदीकी संबंध था। क्या कमाल है ना? फिर जब पुलिस ने दीपक के बारे में और जानकारी जुटाई तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिला जिसमें लिखा था कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर रखी है। अब पुलिस के माथे पर तो जैसे बल पड़ गए। क्या ये दोनों शादीशुदा हैं और किसी को पता नहीं? जैसे सवालों का बवंडर शुरू हो गया। जब शुभ मित्रा के परिवार से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा, हाँ वो हमारी बेटी का दोस्त है, पर शादी के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे यार, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों रह रहे हैं? क्या बेतुकी कहानी है? इसी बीच दीपक से पूछताछ चल रही थी कि तभी पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक किया और एक टोल प्लाजा पर एक गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और पता चला कि वो गाड़ी उसी जंगल की तरफ गई थी। अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया है ना? क्या सच में दीपक इस मर्डर से जुड़ा है? अब तो सभी की सांसें थम गई हैं। अब वो पुलिस को यहाँ एक कहानी बनाकर बताता है। वो कहता है कि देखिए, दरअसल 6 सितंबर को हुआ ऐसा कि मेरे जो एक रिश्तेदार है वो कुछ बीमार थे, मुझे उनसे मिलने जाना था और मैं इसलिए क्योंझर गया था, और हो सकता है इसलिए टोल प्लाजा पर मेरी गाड़ी है वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गई हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये देखिए, मैं आपको सेल्फी दिखा रहा हूँ, ये तारिणी मंदिर है। लेकिन इसके बाद पुलिस को जब चैट्स पढ़ते हैं शुभ मित्रा के, और तो जब इस शख्स यानी दीपक के चैट्स पढ़े जाते हैं, उसमें जो 1 करोड़ की बात आती है, जो 10 लाख की बात आती है, तब जाकर पुलिस का दिमाग घूम जाता है और उनको समझ में आ जाता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके सामने बैठा, जिसे वो कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, जो उनका साथी है, जो हेड कांस्टेबल है, वही हत्यारा है। और उसने बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लान बनाकर पुलिस को बरगलाने के लिए हत्या के बाद सेल्फी भी ली ताकि वो दिखा सके, सर मैं तो मंदिर में मौजूद था। पूरी ऐसी कड़ियां जोड़ता है ताकि चाह कर भी पुलिस वाले उस लाश तक ना पहुंच पाए, उस लड़की को ना ढूंढ पाए। यहाँ तक कि यही दीपक पुलिस वालों की टीम में शामिल रह के उस लड़की को ढूंढता है, उस लेडी कांस्टेबल शुभ मित्रा साहू उनको ढूंढता है और अपनी ही डिग्गी में लाश लेकर बड़े ही आराम से टीम के साथ घूमता रहता है। अब आगे समझ लीजिए कि किस तरह से उसने बताया कि जो महिला है यानी जो शुभ मित्रा साहू है, उनके फोन में पुलिस ने ऐसे क्या मैसेजेस पढ़े? क्या वो किसी चीज से परेशान थी? आखिर क्यों पुलिस उनको ढूंढकर ओडिशा छोड़कर मथुरा और वृंदावन आ गई? और तो और इसके अलावा क्या सच में जो दीपक है वो एक सीरियल किलर है? आखिर कौन है उसकी पहली पत्नी? क्या उसका भी कोई ऐसा ही कनेक्शन है? क्या उसके साथ भी 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस वाला सीन है? और क्यों जो दीपक है उसकी पहली पत्नी की बहन है, वो सामने आकर एक से एक आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जिस दीपक ने शुभ मित्रा साहू को मारा, वैसे ही अपनी पहली पत्नी अपर्णा को भी मार दिया। इस पूरी कहानी में अगर आपने ध्यान दिया हो, जो पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, जिस गाड़ी से वो इधर उधर जा रहे हैं, कुछ उसी तरीके से ये अपनी गाड़ी को भी पुलिस की गाड़ी के साथ लगाकर पीछे पीछे घूमता था। लेकिन पुलिस वालों को कभी भी भनक नहीं लगी कि जो उनका साथी है, साथी की गाड़ी में ही लाश है। जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो लड़की कहीं और नहीं, उनकी पीछे चल रही है, गाड़ी की डिक्की में बंद है। अब ये जो पुलिस, कुछ देखिए, किस्मत भी साथ देती है। ये जो किस्मत है, इस किस्मत में पुलिस वालों ने हर तरीके से पुलिस की मदद की। कैसे मदद की? जो लेडी कांस्टेबल थी, उसका जो फ़ोन था वो किसी तरीके से उस रोज़ घर पर छूट गया था। क्या जानबूझकर उस फ़ोन को रखा गया या वो फ़ोन वहीं पर छूट गया? क्योंकि जब पुलिस उन चैट्स को निकाल कर जब घर पर तलाश करती है तो उस फ़ोन को उठाकर जब एक एक चैट्स को पढ़े जाते हैं तो चैट्स के हालिया जो चैट्स हुए थे उसे ये पढ़ के ज़रूर समझ में आ रहा था कि लड़की डिप्रेशन में है, उसे कहीं दूर जाना है। ये जो पुलिस की नौकरी है, इसे छोड़ छाड़ कर उसे कहीं आगे की ओर जाना है। लेकिन जब उस चैट्स की पुरानी जो चैट्स थे वो सब खंगाले गए तो पता लगा कि जो ये लड़का है, ये जो कांस्टेबल है जिसकी उम्र 38 साल है, लड़का कहना भी गलत होगा, जो मर्द है, ये इसकी उम्र 28-29 साल है। इसने 10 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड या कहीं कोर्ट मैरिज के बाद जो शादी हो गई थी वो अपनी गर्लफ्रेंड या माशूका से ले थे। अब ये जो लड़की है ये बार बार डिमांड कर रही थी कि मुझे इस 10 लाख रुपए के बदले 20 लाख रुपए दो क्योंकि मेरे पैसे खर्च हो चुके हैं। अब कांस्टेबल को लगा कि ये तो बहुत मोटी रकम मांग रही है, अब ये कब तक झेलें इस चीज़ को, और इसलिए वो उसे एक रोज़ ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, जो उसकी ड्यूटी ये लेडी कांस्टेबल की शाम को 7 बजे ख़त्म हो जाती है, इसके बाद वो अपने घर जाती है। लेकिन उस रोज़ वो अपने घर न जाकर दीपक के साथ उसकी गाड़ी में बैठती है। दीपक उसे भुवनेश्वर के एक सुनसान सड़क पर लेकर जाता है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में दीपक अपनी जो दोस्त
बातों ही बातों में उसका गला घोंटने के लिए उस पर चढ़ जाता है। उसका इतनी जोर से गला दबाता है कि उसकी जो चीख थी उस सुनसान सड़क पर कोई नहीं सुन पाया। इसके बाद दीपक ने देखा कि ना आगे से गाड़ी आ रही है ना पीछे से गाड़ी आ रही है। बॉडी को निकालकर डिक्की में रखकर ये अपने परिवार के पास चला जाता है। जब इसे भनक लगती है कि जो लेडी कांस्टेबल नहीं मिल रही है, ओवर एक्टिंग की जो दुकान थी ये चालू करता है। आंखों में मगरमच्छ वाले आंसू लेकर ये हर परिवार वालों के पास पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तो डिपार्टमेंट का ही हूँ। तो डिपार्टमेंट की अगर एक लेडी कांस्टेबल गायब हो गई तो मेरा मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाश को लेकर ये पुलिस वालों के साथ साथ घूमता रहा। पुलिस वाले जब छानबीन कर रहे थे तो पता लगा जो चैट के माध्यम उसके अलग अलग माध्यम से कि ये जो लेडी कांस्टेबल है ये मथुरा से वाराणसी और वाराणसी से मथुरा भी कई बार गई है, वहां पर मठों में भी रुकी है। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से पुलिस को अब तक ये नहीं पता कि उनके साथी ने मर्डर किया हुआ है। ये पुलिस वाले ओडिशा से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। हर एक मठ में जाकर ये खंगालते हैं कि कहीं पर कोई एक सिरा मिल जाए, कोई एक सबूत मिल जाए कि लड़की मिल जाए। लेकिन 7 से 8 दिन ये जो पुलिस वाले ना सो रहे थे ना जाग रहे थे, ना खा रहे थे ना पी रहे थे, बस उस लड़की को ढूंढना चाह रहे थे। क्योंकि ये इज्जत का सवाल हो चुका था कि डिपार्टमेंट की एक लड़की गायब है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए 7 से 8 दिन ओडिशा पुलिस उत्तर प्रदेश में ढूंढती रही। लेकिन 7 से 8 दिन के बाद पुलिस आई तो और भी महीनों भर रुकती। लेकिन अचानक से जंगल में लाश जमीन फाड़कर बाहर आ गई। और उसके बाद जब उस बॉडी की जांच हो रही थी, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कुर्सी पर बैठाया जाता है और पूछा जाता है कि बहुत हो गया ढोंग, बहुत हो गई नौटंकी, अब सच बोलो। अब जब दीपक ने अपनी सारी बातें कबूल कर ली तो जब उससे पूछा गया, ठीक है, तुमने अपनी बीवी का मर्डर किया था क्या सच में? तो उसने हंसते हुए कहा, हाँ, बस 1 करोड़ का मुआफिक था। बीवी का डेथ सर्टिफिकेट मिलते ही पैसा मेरे हाथ में। पुलिस ने सोचा, क्या बात है, इतनी मेहनत करने के बाद ये केस तो हमने बस कुछ ही दिन में सुलझा लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सोचा कि वे मामले के करीब हैं, एक और गवाह, उसकी बहन, आ गई। उसने कहा, सर 1 मिनट, ये तो 3 साल पहले भी अपनी पहली बीवी की मौत को लेकर संदिग्ध था। सुनिए, वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी। 2018 में शादी हुई और कुछ साल बाद इसने उसकी 1 करोड़ की बीमा करवाई और फिर एक एक्सीडेंट में उसे मार डाला। पुलिस वाले तो हैरान रह गए, क्या ये तो एक ठंडी ठंडी योजना लगती है। दीपक ने सोचा कि कांस्टेबल की नौकरी में वो जो कमाई होती है वो तो एक बार में ही मिल जाएगी। बस सोचिए, एक बार का कमाई और फिर शादी की बात। पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी वो अपनी नई गर्लफ्रेंड से 10 लाख रुपए ले रहा है ताकि वो बिजनेस कर सके। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब दीपक ने अपनी दूसरी बीवी को जंगल में ले जाकर खत्म किया। और ये सब करते वक्त उसके 2 दोस्त भी वहां मौजूद थे। उन्होंने गड्ढा खोदा और लाश को वहीं फेंक दिया। लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा तो आता ही है। उस इलाके में मूसलाधार बारिश होने लगी। जेसीबी मशीनें कीचड़ में खुदाई कर रही थीं और अचानक लाश के कुछ अंश बाहर आ गए। जंगल में काम करने वाले लोग उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। हाथ पैर सब कुछ बाहर था। अब ये मामला और भी गंभीर हो गया था। पुलिस के लिए ये एक नया और भयानक मोड़ था। क्या दीपक की चालाकी अब उसके गले का फंदा बन जाएगी? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि लाश अकड़ जाती है। मान लीजिए, जब आपने देखा होगी, इसी डेड बॉडी को रस्सी बांध कर उसे लेके जाया जाता है। क्योंकि वो जो बॉडी होती है, मान लीजिए बॉडी को आपने रखा तो अचानक से उसका हाथ उड़ जाएगा। जो मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे आपके देखना होगा, किशमिश आपने देखा होगा, सिकुड़ जाती है तो बॉडी सिकुड़ना शुरू होती है और हाथ अपने आप खड़ा हो जाएगा, पैर अपने आप उड़ जाएगा। तो आपको लगेगा भूत है। भूत नहीं है, शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम होने की वजह से शरीर अकड़ जाता है। और शायद ये जो लेडी कांस्टेबल थी चाहती थी कि उसके कातिलों तक पुलिस या उसके जो साथी हैं वो जल्द से जल्द पहुंचे। कहाँ तो ओडिशा पुलिस उत्तर प्रदेश में ढूंढ रही थी और कहाँ ओडिशा पुलिस जंगलों में आकर एक लाश के अंश को देखकर उसकी खुदाई शुरू करती है। मजदूर घबराए होते हैं, लेकिन फिर भी जब पुलिस इस एक के बाद एक केस को सॉल्व करना शुरू करती है, एक सिरे को पकड़ केस को सुलझाती है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन ही इस केस को सुलझा पाई। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि डिपार्टमेंट में काम करने वाले दूसरे शख्स को अपने साथी को मोहरा बनाना या उसे अपराधी सिद्ध करना एक तरीके से पुलिस वाले कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन बावजूद इसके
ओडिशा पुलिस ने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अपराधी को अपराधी की नजर से ही देखा। एक खाकी के अंदर छिपे एक भेड़िया को निकालकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया, क्योंकि वो भेड़िया ऐसा था कि उसने दो जानें ले ली हैं। पहली वाली जान जो हत्या की या एक्सीडेंट था, उस पर पुलिस अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करेगी कि क्या उसने उस 1 करोड़ रुपए के लिए क्या और शायद दो हत्याएं तो कर चुका। ये थी एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी। अगर आप चाहते हैं कि सच्चे अपराधों के रहस्य आपके सामने आते रहें तो सब्सक्राइब करें ट्रू क्राइम इंडिया और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि हर सच कभी न कभी सामने आता है।